होता क्या है, चीजों की जब कंटिन्यूटी टूट जाती है ना, चीजें जब लगातार होती चली जाती है, भाई कई पीढ़ियों तक हमारे परिवार वालों ने इस चीज को फॉलो किया, तो हम सब इन बातों को जानते थे। आज कई पिछली 2-3 पीढ़ियों से हम इतना फॉलो नहीं कर रहे, हम भूल गए। मैं कह रहा हूं आज तो फिर भी अपने कम से कम इतनी बात तो की, चल अगली पीढ़ी बात भी ना करे, उनको इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़े और अगली पीढ़ी बात ना करे। सामाजिक मूल्य हमेशा अलग अलग रहे हैं। किसी टाइम में सोशल वैल्यूज अलग प्रकार की रही होगी, आज सोशल वैल्यूज अलग प्रकार की। किसी समय जाति व्यवस्था अलग प्रकार से बनी होगी, आज वो अपना अलग रूप धारण कर चुकी है। सब अलग अलग है। हम कहते हैं किसी टाइम में जो जैसा काम करता था उनकी वह जाति होगी। आजकल काम के तो बंटवारे खत्म ही हो गए। आज तो कोई किसी प्रकार का काम कर सकता है। भाई पहले किसी टाइम में था कि जो पढ़े और पढ़ाए वो ब्राह्मण है, पढ़े और पढ़ाए वो ब्राह्मण। अब तो ऐसा नहीं है ना, है ना। और मैं तो हमेशा एक चीज में हमेशा बड़ा बदलाव देखता हूँ कि चीजें कैसे चेंज होती है। आप भी ध्यान दिया करो हमेशा आसपास के सोशल सिस्टम पर कि कैसे चेंज हो गया। आप जयपुर के जितने सैलून है, नॉर्मली ये माना जाता था अपनी भारतीय जाति व्यवस्था के अंदर कि ये काम नई जाति का था, ऐसा माना गया था। यही तो है। और 2-3 पीढ़ियों पहले तक था भी, जब तक ये था। आज आप जयपुर के जितने सैलून है उनको जाके देखिए, 99% में नाई नहीं है। कोई है, वो किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी, आपको पंजाबी हो सकता है, वो सिंधी हो सकता है, वो हिंदुओं की किसी दूसरी कास्ट का हो सकता है, सबका। इसका मतलब चेंज हो गया। इवन सैलून का मालिक छोड़िए, आपको वहां बाल काटने वाले लड़के उनमें भी नहीं मिलेंगे। कारण उस जाति ने धीरे धीरे अपना वो व्यवसाय छोड़ के दूसरे व्यवसाय अपनाए, तो उनका व्यवसाय किसी और ने अपनाया। बात ही खत्म हो गई सीधी सी। तो आप देखेंगे तो मैं एक बार मालवीय नगर था, तो वहां मैंने एक उसमें जाके, और सैलून के अंदर मैं रेगुलर जाता था, उसमें एकदम रूम के पास ही था। तो मैंने उनको जाके एक दिन यूं ही कहा कि मुझे इसी सरनेम के व्यक्ति से हेयर कट करवाना है, दूसरे से नहीं करवाना। तो भाई जिस जाति का परंपरागत व्यवसाय है वही करे, दूसरे तो उनका इसका तो हमारे है ही नहीं कोई। तो मैंने कहा मैं नहीं करवा रहा फिर। तो उनको भी होता है कि नहीं भाई ग्राहक तो नहीं जानते, तो उनका सर एक है हमारे पर, वो हेयर कट नहीं करते, वो जो है वो है ना दूसरे कोई काम, सेविंग भी नहीं, दूसरे जो भी काम है हमारे सैलून में आजकल खूब सारे हैं भाई, फलाना करना ढिंगड़ा करना ये वो। तो मैंने कहा आप तो बुलाओ उन भैया। तो भैया आए तो मैंने कहा मुझे हेयर कट बनवाना है। तो वो भैया खुद और यूं करे, सर मैं हेयर कट नहीं बनाता। मैं नहीं बनाता कि नहीं आता, दो अलग अलग चीज। तो सर आता तो है, पर इस सैलून में मेरी ये ड्यूटी नहीं है, यहाँ दूसरे हैं जो अच्छे माने जाते हैं, उनकी ड्यूटी है, और मेरी आप ही बना दो। करवाने वाला मैं हूं ना, ज्यादा गलत बाल काट दोगे और तो क्या करोगे, साफ कर देना। इसमें तो है ही नहीं ना भाई, गलत हो गया ज्यादा क्या भाई, यहाँ से कम कट गए, ज्यादा कट गए, यहाँ से थोड़ी और काट दे यार, तो घर की खेती है क्या, ज्यादा छोटे छोटे कर देना आपने। तो उनका ठीक। तो वो उनके कैबिन कैबिन से बने हुए, तो उन्होंने मेरे से वापस पूछा, यार बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन हो आप, ऐसा क्यों किया कि आपने आके यहाँ बाकायदा। मेरा ऐसा कोई नहीं है, जाति वाति वाला कुछ ही नहीं था। मैं तो यूं देखना ही चाह रहा था कि कितने लोग किस काम में लगे हुए हैं, सोशल सिस्टम कोई समझ रहा था, है ना। बाकी अगली बार तुम नहीं भी करोगे तो और किसी से करवा लूंगा मैं, कोई नहीं। तो मैं कैसे पूछता, तो मेरे पास ये तरीका था, तो मैंने ऐसे पूछ लिया। मैंने उनसे वापस कहा कि भाई यहाँ सैलून में क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आपको अपॉइंट किया जाता है। उनका सर कोर्स होता है, आजकल कोई भी कोर्स करके आ सकता है, कोर्स करके कर सकता है। बात भी सही है, कोर्स है इस चीज, ये भी तो कला है ना अपने आप में। तो कोर्स करो, मैं कर लू कोर्स कर लू, हाँ भाई हम भी तो एक कोर्स ही तो कर रहे हैं। हम एक कोर्स करके ये देंगे तो अगला बंदा कोई कोर्स करके इसमें आ जाए। तो उनका सर एक कोर्स होता है ये वो। मैंने उनको वापस पूछा कि आपने कोई कोर्स कर रखा है। तो वो यूं मेरे से थोड़ा स्नेह हो जाता ना व्यक्ति को, भाई 10 लोगों में मेरे को चूज किया कि मैं इससे हेयर कट करवाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप ये दिन नहीं बताओ किसी को जाके तुम, हाँ कि मेरा कोई कोर्स नहीं किया हुआ। तो मेरे पिता की दुकान थी, तो मुझे बचपन से आता था काम, इसलिए मैं कर रहा हूं। मैंने कहा एग्जैक्टली इसीलिए मैंने आपका चुनाव किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको ये आता ही है, भले दुकान वाले कुछ ही गए कुछ ही नहीं गए। हेयर कट किया मैंने, उनका यार सेविंग कर दो, सेविंग सेट कर दो। उनका नहीं सर वो बियर्ड वाले तो और अलग है। मैं यार तेरे को आती है ना, हाँ तो रुपए मैं दूंगा ना। ये कौन होते हैं दुकान वाले तय करने के लिए, बुला ले तेरे मालिक को। उसके कहते नहीं करवा रहा, फिर मैं जा रहा हूं, तो मालिक कहेगा नहीं भाई ग्राहक किसी से भी करवाना चाहिए उसे करवाओ, हमें ग्राहक भगवान का रूप होता है। तुम्हारी दुकान के बाहर लिखा हुआ ग्राहकों की संतुष्टि परम ध्येय है, तो करवाओ। तो फिर वो उनसे मैंने खूब देर बात की, फिर मैं अक्सर जाता तो उनसे मिलता। तो मैंने कहा क्या है, तो उनका सर पूरा सीनियर चेंज हो गया, इस प्रोफेशन के अंदर वो लोग है ही नहीं, अब वो लोग दूसरे प्रोफेशन में चले गए, तो इसमें दूसरे आ गए, तो मतलब जाति व्यवस्था बदल रही है ना।
जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ेगा, शहरीकरण बढ़ेगा, वैसे वैसे परंपरागत चीजें होगी, वो क्या होगी, चेंज। परंपरागत चीजें चेंज हो जाए। किसी टाइम ये माना गया कि चमड़े का काम एक पर्टिकुलर जाति के लोग करेंगे। आज तो जूतों की दुकान मैं खोल लूं, क्या फर्क पड़ता है। किसी टाइम माना गया कि मोची जो है वो ये जूते का काम करेगा। आज मोची ब्रांड है, तो फ्रेंचाइजी मैं लूं, आप लोग कोई लेके बैठो ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो चीजें जैसे ये बदल रही है, वैसे वैसे गोत्र वाली अवधारणा ये भी अब धीरे धीरे लोगों की धुंधली पड़ने लग गई। लोग इतना नहीं जानते। जैसे मेरे से आजकल खूब सारी बच्चे के बार पूछ लेते हैं, ये मैंने मान लो पढ़ाया कि कुंभा के बेटे की शादी और जोधा की बेटी के साथ हो गई, है ना। फिर वो 2 मिनट बाद में कहता है, सर जोधा की बुआ जो थी हंसाबाई, उसकी शादी तो कुंभा के दादा के साथ हुई थी, लखा के साथ हुई थी, तो फिर सर ये वापस ऐसे शादी कैसे हो गई, ये तो इसका भाई लग गया, ये तो इसकी बहन लग गई। ये आज सोचते हो तुम, आज की 20 पीढ़ी पहले को ऐसा ही सोचता था, जरूरी है। ये आज आपका तरीका है कि ये शादी हो सकती है और ये शादी नहीं हो सकती। 20 साल पहले क्या पता करते हो, 20 पीढ़ी पहले क्या पता करते हो। और छोड़िए, क्या पता आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं होता हो, आज भी किसी दूसरे क्षेत्र में ऐसा ही होता हो। साउथ छोड़िए, राजस्थान में मिल जाएंगे आपको, गुजरात मिल जाएगा आपको, है ना। जाति में अलग मिल जाएगा, धर्म में अलग मिल जाएगा। इसलिए कई बार हम एग्जैक्टली हमारे आसपास जैसा होता है हम उनसे प्रभावित होते हैं। हम उतना ही सोचते हैं कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है, जबकि दुनिया बड़ी है जी, उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। अच्छा, जैसे आज आज मैं किसी कहूं कि तुम्हारा ननिहाल कहाँ है, किसी पर्टिकुलर जगह बताता हूं, यहां तेरी शादी हो सकती है क्या, तो कहेगा यहां तो कैसे हो जाएगी। अब आप पुनः सोचिए, एक राजा है, उसके 10 रानियां हैं, 10 रानियों से एक एक बेटा है, सब रानियों के पीहर अलग अलग है। एक रानी का कहीं पर पीहर है, दूसरी रानी का एक बेटा है, उसकी शादी उस दूसरे वाली रानी के पीहर में हो जाएगी। ननियाल कैसे हुआ, एक ए नाम का राजा है ना, ननियाल नहीं है, वो मां के जैसी है। अलग चीजें है भाई साहब, तो होते थे ऐसे। अच्छा, आज आपको अजीब क्यों लगता है, क्योंकि आज पापा की एक ही मम्मी है। आज भी मम्मियां 5-7 हो जाए, पापा ने 5-7 ला रखी हो, तो फिर अपने को भी लगे कि ना ना इतना नहीं है। आज एक ही है, तो हम उस व्यवस्था को इस रूप में देख रहे हैं। आज 10 पीढ़ी पहले व्यवस्था इस प्रकार की नहीं थी, उसमें व्यवस्था अलग प्रकार की थी, अलग प्रकार थी। अच्छा, आपको ये 2-3 पीढ़ी पहले तक यूं लगेगा इस प्रकार की शादी होती। जैसे राजाओं में तो बड़ा ही कॉमन था, अपने आम जनता में भी था कि एक राजा एक किसी राजकुमारी से, एक राजकुमारी से, राजा किसी राजकुमारी से शादी करने गया। मान लो उदयपुर का राजा मारवाड़ की राजकुमारी से शादी करने गया, बारात गई साथ में, बारात में 50 आदमी गए, 60 आदमी, 100 आदमी गए। अक्सर ऐसा होता था, अक्सर बहुत बार, मतलब लगभग लगभग ऐसा कि साथ में कितने और लोग गए, 100 लोग और गए, उनमें से 20 की शादी भी उसके साथ हो जाती। वहां की 20 लड़कियां और देखी, इन 20 की शादी करके आते टाइम 21 भी नहीं लाए। बड़ा कॉमन था। अच्छा, ये मेरा गांव में सुना हुआ है कि भाई 2 भाइयों की शादी करने गए थे, और आगे जो लड़की वाले थे उन्होंने कहा कि भाई हम तो गरीब आदमी हैं, 2 लड़कियों को तो आप लेके चले जाओगे, पर हमारे तो 2 और हैं, पता नहीं इनकी शादी कब होगी। लड़के वालों ने कहा वाह, 2 लड़के हमारे और है, लो। हाथों हाथ वही उनको बीन बनाए, और बीन बना के हाथों हाथ बीननियां लेके घर पे आके महिलाओं को कहा भाई 4 बीननी आई है। लेने तो गए थे 2, पर लेके कितनी आई है, 4 ले गया। इस प्रकार की शादियां थी। इसलिए मैं अभी तक देखता हूं कि मान लो शादी के अंदर कोई छोटा बच्चा है ना, और वो तैयार हो रखा है, कई टबर बड़े क्यूट लगते हैं तैयार होने के बाद में, तो बच्चा है छोटा तैयार हो रखा है, साफा वाफा भी कोई बांध लेता है, या वैसे कपड़ों में अच्छा लग रखा है। दादाजी की उम्र के लोग आज भी कहते हैं 13 ब्याह कर लेंगे, तो वो मजाक नहीं कर रहे होते हैं। पहले इस प्रकार की शादियां होती थी, वो ऐसा करते थे। इवन ये, और मतलब जैसे बारात में गया हुआ है और कोई उनके छोटी बच्ची है, इतना कहते यूं कर देंगे, इनके भी एक छोटी सी बच्ची है। आज आपको लगता है वो मजाक है, कई साल पहले तक वो सच्चाई थी, वो इसी प्रकार से करते थे। अब केवल बात रह गई, वैसा होता नहीं है, जबकि पहले वैसा होता भी था, बड़ा कॉमन हुआ करता था इस प्रकार का होना। इवन कई बार तो लड़के की इच्छा नहीं है करवाने की, पकड़ के कर लेते, क्या करनी है, क्या है, लड़का कह रहा है नहीं मैं यहां नहीं करूंगा, पंचायती में बैठ चुपचाप। अब आपको आज इस बात कहे तो अब अपने सब मन में सवाल उठते हैं, सर उसके पास कपड़े कहां से आए होंगे, है ना, वो तैयार कैसे हो गए, कहां तैयार होना था, डाकी टाइप के आदमी हुआ करते थे, हैं भाई। बारात में तैयार हुआ व्यक्ति दूल्हे में फर्क है,
पर उनके कुछ ही नहीं था, सिंपल इसी प्रकार। आप दादाजी की उम्र के लोगों से पूछोगे भाई आप दूल्हे बन के गए थे तो क्या था, वही धोती कुर्ता पहन के चले गए थे, साफे लगभग बांधते ही थे तो साफा बांध दिया था। ये छोटी उम्र के थे तो साफा हो भाई हमारा तो ढंग से नहीं टिक रहा था, साफा बांध के ले गए, यहाँ से ऊंट पे बैठ के गए थे, आगे ट्रेन में गए थे, फिर वहां से आगे वापस ऊंट आए थे, उस प्रकार की उनकी शादियां। तो सामाजिक मूल्य बदलते हैं, बदलते सामाजिक मूल्यों के साथ में हमारी अवधारणाएं बदलती है, इसलिए आज हमें बड़ा अजीब सा लगता है। आज इसको जब कोई देखता है उसको लगता है यार वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कैसे। इवन आप इसमें देखिए कि न्यामत खान ने कायम रासो लिखी है, और न्यामत खान उसमें कहते हैं कि हम कायम खानी मुसलमान हैं, पर पहले हम चौहान राजपूत थे और हमारी उत्पत्ति ब्राह्मणों से। हम भाई उस कहानी का सेंस ये है ना कि हम वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, फिर हम चौहान राजपूत है, और अब हम कायम खानी मुस्लिम है। कोई दूसरा पढ़ ले इस बात को, दिमाग खराब हो जाए, कहना क्या चाहते हो गया भाई साहब, सीधे सीधे तो बताओ। पर है इसी प्रकार से। इवन आगे हम पढ़ेंगे तब और बात करेंगे इस पे। आप कायम खानियों के किसी शादी में चले जाइए, कायम खानी मुस्लिम है, अब सारे के सारे कायम खानी मुस्लिम, आप कायम खानियों किसी शादी में जाइए, आपको लगेगा आप टिपिकल किसी राजपूतों की शादी में है। सारे के सारे जो पुरुष होंगे साफे बांधे हुए, इवन हिंदुओं की शादी में इतने साफे नहीं मिलेंगे जितने कायम खानी मुसलमानों की शादी में मिलेंगे। महिलाएं सारी टिपिकल राजपूती पोशाक पहनी हुई, दूल्हे के केसरिया साफा बांधा हुआ, दूल्हा घोड़े पर बैठ के जाएगा, तोरण मारेगा, मामा जी आएंगे बाकायदा एकदम मायरा, मायरा समझते हो, मायरा लेके आएंगे, मम्मी की तरफ से इधर से अपने गीत गाए जाएंगे, मम्मी को चुनरी उठाएंगे, जो जो फंक्शन जीते हो सकते हैं, चाक बात विनायक सब सब के सब। अंदर जाने के बाद वो तोरण मार के अंदर जाएगा दूल्हा, अंदर जाने के बाद निकाह पड़ता है, अंदर जाने के बाद फेरे नहीं लेता, बाकी सारी की सारी परंपरा वो है। पूजा पद्धति बदली लेकिन संस्कृति, तरीका ये हुआ कि अब तक आप मंदिर जाते थे, अब कहां जाने लगे, मस्जिद। आपको मैं एक बार किसी क्लास में समझा रहा था तो मैंने कहा कि कायम खानियों के नाम एक पीढ़ी पहले तक ऐसे मिल जाते, राजू खां, कालू खां, भौरू खां, लड़कियों का नाम भौरी, बड़ा कॉमन नाम। आप और देखेंगे आप राजस्थान में यदि पहला सबसे बड़ा भले लड़का भले लड़की, उनके नाम भंवर है ज्यादातर के अंदर, पहले फिक्स था यदि सबसे बड़ा है तो उसका नाम क्या रख दिया जाए, तो लड़की भंवरी, कई जगह तो भंवरी रखा है, क्या हो गई भंवरी। तो मैंने कहा यार नाम इस प्रकार के थे। तो 2014-15 की बात है, किसी बेचो मैंने समझाया था, एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा सर मैं कायम खानी मुसलमान हूं, और आपने राजू खां, कालू खां, भंवरी तक गए, ये तो थोड़ा फिर भी सर दूर है। मैं कायम खानी मुसलमान हूं, मेरे दादाजी का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है। आप अब साधारणतः ये बात किसी कही जाए तो अपने समझ में नहीं, अगर ऐसे कैसे हो सकता है। अजमेर अपना अजमेर, अजमेर के पास के अंदर दो अपने जातियां हैं, चीता और कठात। कौन कौन से, चीता और कठात, दो सगे भाई, सगे भाई मतलब एक ही मां के दो बेटे, एक हिंदू एक मुसलमान। एक सुबह सुबह बम बम भोले हर हर महादेव है, एक सुबह सुबह नमाज जाता, 5 वक्त नमाज पढ़ता है। इवन अब उन दोनों की शादी हुई है, ये हो सकता है कि वो जो मुसलमान है उसकी वाइफ अब हिंदू धर्म को फॉलो कर रही है, जो हिंदू है उसकी वाइफ मुसलमान धर्म को फॉलो कर रही है। आप बच्चों के नाम देख लेंगे, हो सकता है एक का नाम नरेंद्र एक का नाम रमजान है। अब इस बात को कोई कैसे समझ ले, जब तक आप उनके बीच में नहीं रहो, जब तक आप उनको फॉलो नहीं करो। पर है अपने बाकायदा, आपको अजमेर के आसपास ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, यहां पर है। तो चीजें हम सामान्यता लेते हैं, हम क्या चीजों का सामान्यकरण करते हैं कि जैसा हमने ज्यादातर में देख रखा है वैसा ही होता है, पर वैसा नहीं होता। चीजों के और रूप भी होते हैं, अलग प्रकार की भी होते हैं। उसी रूप में इसको देखा जाए, जब चौहान खुद को कहते हैं कि हम वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, तो वास्तव में वो ये नहीं कहते हम ब्राह्मण है, वो बता रहे होते हैं कि हमारा ऋषि जो है वो वत्स है। वो कौन है, अरे, और ऋषियों के जो गोत्र होते वही क्या होते थे, हमारे गोत्र होते। आई बात समझ में, सुन लीजिए मेरी बात, मैं धोले आए यहाँ पे, आपसे ज्यादा जानता हूं मैं चीजों को। मोदी जी संसद भवन का उद्घाटन था, किसका, संसद, नया संसद भवन बना, उसका उद्घाटन है। मोदी जी यज्ञ में बैठे, किसमें बैठे, यज्ञ। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। क्या नाम है, नरेंद्र। उनसे पूछा गया, जब यज्ञ में बैठे तो उनसे कहा गया कि आपका गोत्र बताइए। क्या बताइए, गोत्र। उनका कश्यप। क्या बताया, कश्यप, कश्यप गोत्र है मेरा। मुझे याद है एक बार राहुल गांधी पुष्कर एक यज्ञ में बैठे थे, उनसे पूछा गया गोत्र क्या, उनका दत्तात्रेय। क्या है, दत्त। गोत्रों के मैं कुछ नाम बोलता हूं, गौतम, कश्यप, मनु, वत्स, भारद्वाज, दत्तात्रेय, बृहस्पति, ये कुछ ऋषियों के नाम है। किसके नाम है, गोत्र ऋषियों के होते हैं, आपके और मेरे नहीं। जो तुम बता रही हो सैनी, ये है जाति, उसमें बता रही हो तुम सांकला, वो है उपजाति, सब कास्ट।
क्या है? सब कास्ट। हाँ ठीक है, तुम अपनी जगह सही हो। आजकल हम सब कास्ट को गोत्र बोलते हैं। गांव में पूछते भी ऐसे हैं। गांव में लोग बिना जात के तो बात ही नहीं करते जब तक नहीं पूछ ले। वो आपसे पूछेंगे क्या जात है, आप उनको बता दो, बोलते इसमें क्या हो या गोत्र क्या है। इवन मुझे याद है पहले तो गांव में और नख, गोत्र में भी आगे और चल के होती है, उसको क्या बोलते हैं? नख। तो आपकी नख है, नख के बाद गोत्र है, गोत्र के बाद क्या है? जात। वो अलग कंसेप्ट है पूरी तरीके से। पर गोत्र जो हुआ करते वो ऋषियों की हुआ करते। क्या हुआ करते? ऋषि। आज हम उनको यूज नहीं ले रहे। आज जैसे आप ज्यादातर ने कहा कि नहीं सर ये तो हमने नहीं सुना या किसी ने सुन रखा होगा। कारण ये है कि गोत्र काम आते थे तब जब हम यज्ञ करते थे। क्या करते? पहले भारत की पुरानी परंपरा यज्ञ थी, तो जब यज्ञ करते तो यज्ञ के अंदर ऋषि बैठता। यज्ञ करने वाले ऋषि होते, तो वो ऋषि जो होते वो जो भी यज्ञ उनके साथ, ऋषि कौन है? जो यज्ञ करवा रहा है, और जो यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो होंगे बाकी लोग यज्ञमान। यज्ञ में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन होते? जिस शब्द को हमने धीरे धीरे बनाया जजमान, वो जजमान नहीं है, वो क्या है? यज्ञ। यह को हम जय बोलते हैं, ये बड़ा कॉमन है। हमने यंत्र मंत्र को जंत्र मंत्र का, हम यशवंत को जसवंत कहते हैं, हम यशोदा को जसोदा कहते हैं, वो बड़ा कॉमन है। एक यज्ञ करवाने वाले ऋषि हैं। ऋषि को आप कह सकते हो पुरोहित। क्या कह सकते हो? पुंडरीक रत्नाकर पुरोहित है ना, पढ़ते हैं अपने, तो वो हो गया पुरोहित। और जो यज्ञ में भाग ले रहे, मान लो हम, मेरे घर पे यज्ञ हो रहा है, तो एक तो पुरोहित जी आएंगे और मैं यज्ञ में आहुतियां दे रहा हूं, तो मैं हो गया यज्ञमान। कौन हो गया? यज्ञ। तो पुरोहित जी जब मेरे घर पर आते, वो जब यज्ञ करवाते, तो मेरी गोत्र वही होती जो पुरोहित जी की है। मेरी गोत्र वो होगी जो पुरोहित, क्योंकि पुरोहित जी किसी ना किसी ऋषि से संबंधित है, तो वो जो ऋषि का उनका गोत्र था वो मेरा गोत्र होगा। तो पुरोहित जी जब मंत्र बोलते तो वो कहते कि मेरे साथ साथ तुम भी मंत्र का उच्चारण करो अपने गोत्र का नाम लेते हुए। अपने गोत्र। मेरा गोत्र क्या है? वो जो पुरोहित जी का गोत्र है, जो पुरोहित जी यज्ञ करवा रहे हैं, फिर वो परंपरा के अनुसार उस वही ऋषि उसी परिवार के यज्ञ करवाते, तो उस परिवार का गोत्र वही हो जाता जो उन ऋषि का गोत्र था। मान लो वह परिवार कहीं पे शिफ्ट हो गया, दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह चला गया, तो उनके ऋषि भी क्या हो गए? दूसरे। तो गोत्र बदल जाएंगे। गोत्र क्या होंगे? बदल जाए। आप जब मध्य प्रदेश में थे मान लो, तो वहां पर आपका ऋषि अलग है तो आपका गोत्र अलग है। वो आप गंगानगर आ गए तो आपका ऋषि अलग है, आपका गोत्र क्या होगा? अलग। वहां पर आपका परिवार उनका गोत्र अलग, यहां पर जो आपका परिवार उनका क्या गोत्र? अलग। तो गोत्र ऋषियों के होते हैं, आपके मेरे। और ये शब्द कभी इसलिए बना होगा कि जब शुरुआत के अंदर जो ऋषि थे वो गायें रखते। क्या रखते? जिनकी गायें एक साथ बनती है उनका गोत्र एक है। गौ, गौत्र। जिनकी गौ एक साथ बनती है उनका क्या है? गोत्र एक है। इसलिए बाद में कहा गया कि ये सब लोग एक हैं, इनका गोत्र एक है, इसलिए इनमें शादी नहीं होगी आपस में। फिर धीरे 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 उसमें खूब सारी और चीजें हैं, आज हम उसको जाति वाले से भी जोड़ के देखते हैं, पर शुरुआत में जो गोत्र का कंसेप्ट था वो यही था। तो जब ये कहा गया कि चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण है, इसका मतलब ये नहीं चौहान ब्राह्मण है, इसका मतलब केवल ये है कि चौहानों का ऋषि वत्स है। चौहानों का ऋषि क्या है? वत्स। अब आजकल यज्ञ समाप्त हो गए, इसलिए अब इनकी आवश्यकता पड़ती नहीं। पर अभी तक भी एक यज्ञ हम करते हैं, शादी विवाह अपने आप में यज्ञ है। यज्ञ में पंडित जी आपसे, उस समय पंडित जी वापस पूछते हैं कि आपके गोत्र बताइए। क्या बताइए? गोत्र। तो मेरी याद है, मैं बहुत छोटा था तब कोई गांव में कोई शादी, उसके अंदर दूल्हे को कहा गया कि भाई अंदर जाते आपसे गोत्र पूछेंगे, क्या बताओगे? तो वही जो हम सरनेम बताते हैं, मेरा सरनेम जो है मैंने कहा बता दूंगा। दादाजी ने इनका ना, ये नहीं है गोत्र, ये है, वहां जाके ये बताना। अरे तो अपने तो यही बताते हैं, ना ना ना, यज्ञ के गोत्र अलग है, यज्ञ वाला गोत्र वहां पर अलग बताना, उस प्रकार का अलग बताए जाते हैं। आप और नोटिस करेंगे, जैसे मेरा गोत्र गौतम है ना। तो अब जब मैं कोई यज्ञ के अंदर बैठूंगा तो वो मेरे से पूछेंगे भाई आपका गोत्र क्या है, तो मैंने मान लो गोत्र बताया, मेरा नाम गौतम है। तो फिर वो जब मंत्र बोलेंगे तो मेरा पूरा नाम बोलेंगे, राजवीर नामे, फलाना पिता नामे, गौतम गोत्रे, है ना, जयपुर क्षेत्रे, पूरा जो भी स्प्रिंग बोर्ड भवने, जयपुर क्षेत्रे, पूरा। फिर आगे मंत्र बोलना शुरू करते हैं। तो जब यहाँ चौहानों को जब ये कहा जा रहा है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, इसका मतलब चौहानों के जो ऋषि रहे थे उनका गोत्र क्या है? ऋषि ब्राह्मण थे, इसलिए है। तो ये ब्राह्मण वाला कंसेप्ट पूरी तरीके से वो है। बाद में हमने उसको मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया और हमने ऐसा मानना शुरू कर दिया कि वो लोग क्या थे? ब्राह्मण ना, वो लोग क्षत्रिय थे, पर उनका जो ऋषि था वो कौन रहा होगा? वत्स। इसलिए इसमें, और आप इसको वापस यूं समझिए, मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि तुमने क्या कर रखा है, तो एक सिंपल कहता मैंने इंजीनियरिंग किया। कहां से इंजीनियरिंग किया? वो अपने कॉलेज का नाम लेता है कि सर मैंने वहां से इंजीनियरिंग किया। जबकि मैं एक किसी और व्यक्ति से पूछता हूं, अरे तुमने क्या कर रखा है,
वो पहले बोलता है मैं आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूं। वो इंजीनियरिंग नहीं बताता, वो आईआईटी बता रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा संस्थान है। वो बताना चाहता है कि मैं किसका स्टूडेंट हूं, आईआईटी। आदमी जब ये कहता है मैं वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वो बताना चाह रहा है कि मेरा इंस्टीट्यूट वत्स है, मेरे ऋषि बहुत तगड़े थे भाई साहब, छोटा मोटा मत समझ लेना, मेरे ऋषि वो वत्स थे जिनके परिवार का हूं। और आजकल कभी ये सुनते हो आप कि 108 जोड़ों ने एक साथ यज्ञ में भाग लिया? कई बार होता है, आप देखना और सुनना। कभी एक पुरोहित जी होंगे, आजकल माइक वाइक आ गए तो सब एक साथ बोलते रहते, एक पुरोहित जी है, सब जोड़े बैठे हैं, मतलब पति पत्नी बैठे हुए, और यज्ञ के वो मंडप बने हुए हैं बीच में, यज्ञ वेदिका बनी हुई है। अब मंत्र बोलने शुरू करने, तो पुरोहित जी कहेंगे अगला मंत्र बोलने से पहले मन ही मन अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए। यदि कोई आप में से अपना गोत्र नहीं जानता तो मेरे गोत्र का नाम लीजिए, और मेरा गोत्र यह है, वो अपना गोत्र बताए, मेरा गोत्र भारद्वाज है। यदि आपको अपना गोत्र पता हो तो अपने अपने गोत्र का नाम लेते हुए मंत्र का उच्चारण कीजिए। यदि किसी को नहीं पता तो वो भारद्वाज का नाम लेते हुए कीजिए। इसका मतलब गोत्र तो पुरोहितों के हैं, गोत्र तो ऋषियों के हैं, आपके मेरे तो ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। पल्ले बड़ी बात।